शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। तो पहला जो आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं ये पार्टिकुलरली सीबीएसई की कुछ नई गाइडलाइंस आई हैं उनको लेकर के हैं। जैसे कि 10th के लिए 2 बोर्ड परीक्षा की योजना यहाँ पर बनाई जा रही है। 10वीं के लिए 2 बोर्ड परीक्षाओं की योजना आई है। इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या क्या इसमें चुनौतियाँ हो सकती हैं, इसके ऊपर ये आर्टिकल बेस्ड है। यदि हम इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सीबीएसई ने 2026 से कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक साल में 2 बोर्ड परीक्षाएं 2 बोर्ड एग्ज़ाम पर ईयर आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। इस योजना को यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं और ये भी जानेंगे कि कितना मुश्किल जाने वाला है और कितना आसान ये होगा आने वाले टाइम पीरियड में। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। सरकार 2020 को अब नई एजुकेशन जो पॉलिसी है उसको लागू करना चाहती है। अब देखते हैं कि ये कितना सफल हो सकता है। एक बात तो ये है, यदि एक साथ 2 बोर्ड के एग्ज़ाम किसी भी बच्चे के लिए आ जाते हैं मतलब बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाएंगे, क्योंकि वो एक ही तो एग्ज़ाम को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, सीबीएसई ने 2026 से कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक ही शैक्षणिक वर्ष में 2 बोर्ड परीक्षाओं की बात कही थी। पहली परीक्षा फरवरी या मार्च में ली जाएगी और दूसरी ली जाएगी मई या जून में। ऐसा क्यों किया जा रहा है? छात्रों पर परीक्षा का दबाव कम करना, स्कोर सुधारने का अतिरिक्त अवसर देना एंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई थी उसके सिद्धांतों का यहाँ पर पालन किया जा रहा है। इसके क्या क्या संभावित फायदे हो सकते हैं छात्रों के लिए? बात ये है, एक ही परीक्षा के लिए साल भर हमको पढ़ाई करना पड़ता है। अब यहाँ पर एक ही पेपर नहीं देना है अपन को साल भर में, अपने को बोर्ड का एग्ज़ाम 2 बार देना है। ठीक है, तनाव में कमी आएगी, दूसरा मौका मिलेगा। पहली परीक्षा में कम अंक आने पर सुधार का अवसर आपको मिल जाएगा। वास्तविक क्षमता का आकलन भी हो जाता है, मतलब मुझे एक मौका मिल जाएगा बेहतर प्रदर्शन करने का। साथ ही साथ हमारी जो शिक्षा प्रणाली है इसके लिए भी ये फायदेमंद वाला हो सकता है। 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी इसमें बोला है रोट लर्निंग, जैसे मिट्ठू को रटाते हैं वैसा नहीं करना है, वास्तविक समझ पर जोर देना है। लचीलापन रहेगा मूल्यांकन में, मतलब छात्र की अलग अलग कैपेसिटी को यहाँ पर समझने की कोशिश करी जाती है। छात्रों पर प्रभाव क्या पड़ सकता है? डबल तनाव, 2 परीक्षा की तैयारी करने का अतिरिक्त बोझ आ जाएगा। कोचिंग कल्चर बढ़ने का खतरा रहेगा। सीखने की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव यदि चुनौतियों की बात करें तो 26 लाख छात्र गुणित 2 परीक्षाएं, मतलब 1.72 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं की जरूरत पड़ेगी, खर्चा डबल बढ़ जाएगा। इसके अलावा एवल्यूटर्स जो होते हैं उनकी हमारे पास में कमी है। कक्षा 12 की जो परीक्षाओं के साथ इसका टकराव होगा, उसी समय इनका भी पेपर है, उसी समय इनका भी पेपर, टीचर यहाँ भी लगे हैं, टीचर वहाँ भी लगे हैं, मतलब शिक्षकों के ऊपर अतिरिक्त दबाव पड़ने वाला है इस स्कीम के अंतर्गत। तो अभी हम देख लेते हैं इसको सरकार के हिसाब से, इस आर्टिकल की यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करते हैं। इसके कुछ फ़ायदे हमने देखे थे, जैसे कि बच्चों को स्ट्रेस कम फील होगा, बेहतर प्रदर्शन का मौका मिल जाएगा। साथ ही साथ जो रोट लर्निंग है इसकी बजाय में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को ये बढ़ावा देती है। चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म की बात करें तो इससे बच्चों के ऊपर और भी ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ने वाला है, मतलब 2 परीक्षा मतलब डबल मेहनत। इसके अलावा लॉजिस्टिकल इश्यूज़ की भी ज़रूरत यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि 26 लाख छात्र हैं, 2 बार पेपर देने के लिए बैठेंगे तो हमें 1.72 करोड़ आंसर सेट की ज़रूरत पड़ेगी, जांचनी पड़ेंगी। ठीक है, वहीं फाइनेंशियल इनइक्वालिटी भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है, मतलब 2 परीक्षाओं की अलग अलग फ़ीस वसूलेगी सरकार, आपको एक साथ देनी होंगी, भले ही छात्र एक ही परीक्षा देना चाहे। वहीं गरीब छात्रों की यदि हम बात करें, इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट के लिए ये फ़ीस बड़ी समस्या हो सकती है।
वहीं लैक ऑफ रिमेडियल सपोर्ट, मतलब पहली और दूसरी परीक्षा के बीच सिर्फ 2 महीने का गैप आप रख रहे हैं। इतने कम समय में कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कुछ सजेशन दिए जाते हैं इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, इन सजेशन को यहाँ पर हम देख लेते हैं। परीक्षा फीस में फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए। जो छात्र एक ही परीक्षा देना चाहते हैं उनको कम फीस लो। रेमेडियल क्लासेस, मतलब पहली बार के बाद कमज़ोर छात्रों को पढ़ाई में दिक्कत जा रही है तो उनके लिए हमें स्पेशल क्लास लेना पड़ेगा। इस चीज़ को आपको डायरेक्ट लागू नहीं करना है, पहले पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर इसके ऊपर काम करना चाहिए। मतलब पहले 30 स्कूलों में हमें ट्रायल लिया जाना चाहिए, लेकिन इसको आप लागू करें तो ध्यान रखें कि धीरे धीरे लागू करें, फेस वाइज लागू करें। बेटर शेड्यूलिंग की यदि हम चर्चा करें तो देखिए, कक्षा 11 में दाखिले के लिए रिजल्ट जल्दी घोषित करने होंगे, लेकिन रिजल्ट में डिले हो सकता है क्योंकि ज़्यादा आंसर सीट हमको जांचना है। कंक्लूज़न में हम ये बोल सकते हैं कि देखिए, गुड इंटेंशन है यदि ऐसा किया जा रहा है तो, लेकिन इसमें कुछ फ्लॉज भी हैं। लॉजिस्टिक, फाइनेंस और पढ़ाई के तरीके, मतलब पेडागोजी पर और विचार करने की ज़रूरत है। अगर आप इसको ठीक से लागू नहीं कर पाते हैं तो ये छात्रों के लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगला वाला जो आर्टिकल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टिकुलरली वाटर क्राइसिस की चर्चा करता है। 22 मार्च को हम हर साल वर्ल्ड वाटर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मतलब विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो वाटर पॉलिसीज़ जो बनाई जाती हैं वो लोगों के बीच बैठ कर के बनाई जानी चाहिए, मतलब इसमें समुदायों की भूमिका इम्पोर्टेंट हो जाती है, कमिटीज़ का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कमिटी इससे जुड़ी हुई है। तो 22 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं विश्व जल दिवस, ठीक है। अब इस जल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाटर कंजर्वेशन के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया था। इसी दिन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने जल शक्ति अभियान, मतलब कैच द रेन 2025 लॉन्च किया, जिसमें जल संरक्षण में कमिटीज़ के पार्टिसिपेशन पर विशेष जोर दिया जाता है। इसी संदर्भ में देखा जाए, वाटर पॉलिसीज़ की व्यापक समीक्षा जरूरी हो जाती है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज़ में, क्योंकि वाटर कंजर्वेशन की चुनौतियां समय के साथ बढ़ती जा रही हैं। कुछ नीतिगत मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे कि कमिटीज़ की भागीदारी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। समुदायों की भागीदारी और पारंपरिक पारिस्थितिकी प्रथाओं को हमें मान्यता देने की ज़रूरत है। वर्तमान की जो वाटर पॉलिसीज़ होती हैं इसमें कमिटीज़ की भागीदारी को हमें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लेकिन डिसीजन मेकिंग स्टेट अथॉरिटीज़ के पास ही रहती है अभी भी। तो जो इंडिजीनियस एंड लोकल कमिटीज़ हैं इनके पास में इकोलॉजिकल ज्ञान रहता है, लेकिन उनकी पारंपरिक जल प्रबंधन टेक्निक को हमारी सरकार शामिल नहीं करती है। तो जल मैनेजमेंट को यूनिफॉर्म बनाने की कोशिश करी गई है, ताकि विभिन्न जो कमिटीज़ हैं उनकी जो अनूठी जल संरक्षण प्रणालियां हैं, यूनिक वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस हैं, वो नष्ट हो रही हैं, उन्हें हमें बचाए रखने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें तो देखिए, वाटर यूज़र एसोसिएशन की स्थापना 1990 के दशक से विभिन्न राज्यों में की गई थी, ताकि सिंचाई मैनेजमेंट, पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाया जा सके, और इसमें किसान भी शामिल होंगे। हालांकि किसान केवल सिंचाई स्रोतों के मैनेजमेंट तक ही सीमित रहे हैं, जबकि पॉलिसी सरकार ही बना रही है, तो यहाँ से दिक्कत ये हो जाती है। सेकंड नंबर में हाशिए पर स्थित समूहों की सुरक्षा हमें करना है, प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स, इसका हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। हाशिए पर जो लोग हैं इनको हम कैसे करके बचा सकते हैं वाटर क्राइसिस से। इन्वायरमेंटल क्राइसिस का प्रभाव समाज के सब वर्गों पर समान रूप से नहीं पड़ रहा है। इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड एंड सबल्टर्न ग्रुप्स ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, मतलब सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावित होते हैं।
नीति निर्माताओं को इस इनइक्वालिटी को पहचानना पड़ेगा और ये चीज़ क्लियर करना है कि जो सबसे पिछड़ा समुदाय है ये लोग भी डिसीजन लें, ये लोग भी अपने आइडिया सामने रखें सरकार जब भी पॉलिसी बनाती है। इसका समाधान ये हो सकता है कि पॉलिसीज़ को सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए ज़्यादा इंक्लूसिव हमें बनाना पड़ेगा। साथ ही जो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है इनमें इनकी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, मतलब सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन। तीसरे नंबर में जो हमें सुधार करना है वो चीज़ है फ्रेगमेंटेड जो पॉलिसीज़ हैं, कुछ ये चला रहा है, कहीं वो बोल रहे हैं, कोई बात ये बोलिए, अलग अलग किस्म की चीज़ें। वर्तमान में जल, जंगल, भूमि और जैव विविधता, फॉरेस्ट, वाटर, लैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, इनको मैनेजमेंट करने के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं। इससे जल मैनेजमेंट सिस्टम हमारा बेकार हो जाता है। चूँकि सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसीलिए इंटीग्रेटेड अप्रोच हमें अपनाने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर पश्चिमी भारत में कुछ ग्रामीण समुदायों ने ओरांस नामक सैक्रेड फॉरेस्ट स्थापित किए हैं। बोला जाता है ये जल संरक्षण में मदद कर रहे हैं, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग में भी सहायता कर रहे हैं और स्थानीय जो लोकल इकोसिस्टम है उसको बनाए रखते हैं। इसका समाधान क्या हो सकता है? इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच हमें अपनाने की ज़रूरत है और जल, जंगल, ज़मीन को एक साथ हमें मैनेज करना चाहिए। पर्यावरणीय एडमिनिस्ट्रेशन जब भी किया जा रहा है तो इसमें हमें ध्यान रखना है मोर देन ह्यूमन। वर्ल्ड लेवल पर इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ में मोर देन ह्यूमन पर्सपेक्टिव को अपनाना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया है कि नीतियों में केवल मानव ज़रूरत को ही नहीं बल्कि पूरे एंटायर इकोसिस्टम को समझने की हमें ज़रूरत है। समाधान की बात करें, जुडिशरी ने कई बार राइट ऑफ नेचर को मान्यता दी है, लेकिन वाटर पॉलिसीज़ अभी भी केवल ह्यूमन नीड्स तक ही लिमिटेड है। तो स्थानीय समुदायों की जो छोटी मोटी विधियां रहती हैं जिनसे वो पानी को संरक्षित करके रखते हैं, जैसे कि अपने पास 3 एकड़ ज़मीन है, उसमें से एक तो छोटा सा खेत में गड्ढा खोद दिए, जल संरक्षण हो रहा है। पहले घरों में घर के अंदर में ही कुआं बना लिया जाता था, बारिश का पानी सीधे कुआं में आएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी लोकल मेथड्स हैं जिनसे वाटर कंजर्वेशन किया जाता है। यहाँ पर पश्चिम भारत का एग्जाम्पल दिया जाता है जहाँ पर कुछ क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जल उपलब्धता इस प्रकार पर तय करी जाती है कि एनिमल्स के लिए भी पर्याप्त पानी अवेलेबल होना चाहिए। 5वें नंबर पर क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट। हाल ही में कुछ रिसर्च सामने आई है जिसके हिसाब से बोला जाता है कि ग्लोबल टेम्परेचर राइज होने के कारण भारत में वाटर से स्कैरसिटी बढ़ेगा, मतलब जल संकट। तो बेटर वाटर पॉलिसीज़ हमारे पास में होना चाहिए, बेटर क्लाइमेट पॉलिसीज़ हमें होना चाहिए, तब जाकर के हम इस चीज़ से निपट सकते हैं। क्लाइमेट पॉलिसी को हम इस प्रकार से डिज़ाइन करेंगे कि वे इकोसिस्टम की जल की कमी से निपटने की कैपेसिटी को बढ़ाएगी। अब बात करते हैं हमें क्या करना है। इसके लिए लोकल एंड इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ को जल संरक्षण की योजनाओं में एक्टिव स्टेक होल्डर हमें बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ वर्तमान में जो पॉलिसीज़ हैं इसमें कम्युनिटीज़ की भागीदारी का दावा तो करती हैं, लेकिन वास्तव में वो जो बोल रहे हैं उनकी बात हम नहीं मानते, मतलब डिसीजन मेकिंग में उनकी कोई खास योगदान नहीं है। इसका क्या समाधान है? इसका समाधान यही है कि कम्युनिटी बेस्ड वाटर मैनेजमेंट को बढ़ावा देना, ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन टेक्निक को अपनाना, कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करना, ये सारी चीज़ें हैं कुल मिलाकर के कि हमें लोगों की बात ज़्यादा सुनना है, क्योंकि लोग ज़्यादा इससे जुड़े हुए हैं। वहीं यदि हम बात करें कि भाई लोकल भी कुछ वाटर कंजर्वेशन की क्या क्या टेक्निक हो सकती हैं, तो देखिए कई सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है। पार्टिकुलरली ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन में तो राजस्थान बहुत आगे रहा है, क्योंकि राजस्थान की ये खुद की ज़रूरत पड़ गई है। ठीक है, इसलिए चाहे वो वहाँ के राजा महाराजा हों, चाहे वो अभी की बात हो, यहाँ पर हमें ट्रेडिशनल पानी को सेव करने की पॉलिसीज़ देखने को मिली है। नॉर्थ वाले हिस्से की तरफ जाते हैं तो बहुत सारी बावड़ियाँ हमको देखने को मिलती हैं, पत्थर की बावड़ियाँ सीढ़ी नुमा
स्टेप वेल्स होती हैं जो वर्षा के पानी को एकत्रित करके ग्राउंड वाटर रिचार्ज में मदद करते हैं। जैसे कि गुजरात जाएंगे तो रानी की बावड़ी है, ठीक, एंड अग्रसेन की बावड़ी दिल्ली में है। सेकंड नंबर पे राजस्थान जैसी जगह में बहुत सारे कुंड बनाए गए हैं, ठीक है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पानी को इकट्ठा करने के लिए गड्ढा नुमा संरचना बनाए जाते हैं जिसके चारों ओर जल सोखने वाली भूमि होती है। वहीं यदि हम पश्चिमी भारत की तरफ जाते हैं जहाँ पर तलाई और जोहड़ मतलब राजस्थान और हरियाणा में ये छोटे छोटे पॉन्ड्स होते हैं जो कि स्लोप ऑफ लैंड पर बनाए जाते हैं ताकि पानी को हम एकत्रित कर सकें। वहीं ओरान और सिमर राजस्थान और गुजरात मतलब ओरान जो है सैक्रेड फॉरेस्ट होते हैं जहां जल संरक्षण के लिए वनस्पति संरक्षण किया जाता है। वहीं गुजरात की बात करें तो यहाँ पर यही चीज़ सिमर के रूप में जानी जाती है। साउथ वाले राज्यों में एरी सिस्टम चलता है तमिलनाडु में, मतलब ये आर्टिफिशियल रिजर्वायर्स और तालाबों का एक नेटवर्क होता है जो कि वर्षा जल संरक्षण में मदद करता है। चेन्नई और मदुरई क्षेत्र में इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद है कत्तुकुलम, कट्टा या फिर सरंगम, केरल और कर्नाटक में ये चलता जहाँ पर पत्थरों की मोटी दीवारें बना करके नदी जल को रोकने की टेक्निक अपनाई जाती है। बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मध्य भारत में भी है, आधुनिक जल संरक्षण के साथ इनको जोड़ने की ज़रूरत है। अगला वाला जो आर्टिकल यहाँ पर हम देखने वाले हैं ये वक्फ बिल से रिलेटेड है। पार्टिकुलरली 2024 में वक्फ के ऊपर संशोधन किया गया था सरकार की तरफ से संसद में। वक्फ इस्लामिक कानून के अंतर्गत धार्मिक और परोपकारी उद्देश्यों के लिए दान की गई संपत्ति को बताता है। मतलब किसी व्यक्ति ने कोई ज़मीन दान कर दिया है, ठीक है, उस ज़मीन को वक्फ बोलते हैं। अब ऐसी बहुत सारी संपत्तियां हैं, इनका मैनेजमेंट करना चाहती है केंद्र सरकार। ये इस चीज़ का मैनेजमेंट लेकिन 1995 के कानून के हिसाब से चलता है, वक्फ एक्ट 1995 के हिसाब से। 2024 में नया कानून आया है। इस कानून में बहुत सारे संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं ताकि जो वक्फ की संपत्ति है इसको बेटर तरीके से मैनेजमेंट किया जा सके। सबसे पहले तो वक्फ की परिभाषा में चेंजेस किया गया है कि कोई भी ज़मीन को वक्फ कब बोलेंगे। वक्फ बाय यूज़र की अवधारणा को इसमें हटा दिया जाता है। अब केवल वही व्यक्ति वक्फ घोषित कर सकता है जो कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हो। मतलब ये खाली मुसलमान लोगों के द्वारा ही किया जा सकता है। कोई हिंदू, कोई क्रिश्चियन, कोई अन्य धर्म का व्यक्ति अपनी ज़मीन को इन लोगों को नहीं दे सकता है। केवल मुस्लिम व्यक्ति ही जो कि 5 साल से इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं वही लोग अपनी ज़मीन को दान दे सकते हैं और उसके आप मालिक होना चाहिए। इससे उन संपत्तियों को वक्फ घोषित करने की प्रवृत्ति पर जोर लगेगी जो वास्तव में निजी या फिर सरकारी संपत्ति, मतलब इससे सरकारी संपत्ति को वक्फ के रूप में घोषित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इनका एक बोर्ड चलता है, बोर्ड बैठ कर के डिसीजन लेता है, तो इसमें मुस्लिम महिलाओं और गैर मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल करने का प्रावधान किया जाता है। तीसरे नंबर में जितनी भी इनकी संपत्ति है इनका सर्वे किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इनके सर्वे का काम कलेक्टर या फिर डिप्टी कलेक्टर को मिलेगा। पहले ये काम सर्वेक्षण आयुक्त करता था। अब एक ऑनलाइन डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा, वेबसाइट बनाई जाएगी ताकि इनका डिजिटल रिकॉर्ड अवेलेबल हो सके। इसके बाद चौथे नंबर में यदि कोई डिस्प्यूट है तो वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। ये 2 सदस्य वाला रहेगा। ट्रिब्यूनल के आदेशों को हाई कोर्ट में 90 दिन के भीतर आपको चुनौती देना है। 90 के बाद 91 होगा तो वो कोई काम का नहीं रह जाएगा। सरकार और निजी संपत्तियों की सुरक्षा, ये विधेयक क्लियर कर देता है कि कोई भी सरकारी या फिर निजी संपत्ति खुद ही वक्फ संपत्ति नहीं बनेगी जब तक कि उसका वैध दस्तावेज अवेलेबल ना हो। संविधान और कानूनी दृष्टिकोण की यदि हम बात करें तो धर्मनिरपेक्षता एंड आर्टिकल 25 से 30, ये विधेयक धार्मिक संस्थानों की मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रहा है, जो कि आर्टिकल 26 धार्मिक संस्थाओं को अपने मामले को स्वतंत्र रूप से मैनेजमेंट करने का अधिकार दे रहा है, इससे टकरा रहा है।
आर्टिकल 27 बोलता है किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। एंड आर्टिकल 300A बोलता है संपत्ति का अधिकार। वक्फ बाय यूज़र को हटाया जाता है तो इससे कई सारी संपत्तियां विवादित हो जाएंगी। एंड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के भी कुछ निर्णय आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे मामलों में वक्फ संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण को सही बोला है, लेकिन ये भी कहा है कि धार्मिक संपत्ति की स्वतंत्रता खत्म नहीं होना चाहिए।